हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे के तालाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक शहर में सुरभि नाम की एक लड़की अपनी चाची काव्या और उनकी बेटी रिमझिम के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर उस पर बहुत अत्याचार करती थी। उसकी चाची उसे दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेजा करती थी और हर महीने के सारे पैसे उससे छीन लिया करती थी। लेकिन चुपके से सुरभि कुछ पैसे उसमें से बचा लिया करती थी और उन्हें अपने पर्स में रख लेती थी। वहीं रिमझिम बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी। वो अपनी माँ से पैसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ बार में पार्टीज करती थी और साथ ही साथ सिगरेट भी पीती थी। सुरभि एक दिन काम से घर आ रही थी, तभी वो रिमझिम को उसकी आवारा सहेलियों के साथ देख लेती है। अरे रिमझिम, इसी तो स्कूल में होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है आज ये स्कूल ही नहीं गई, ऐसे ही अपनी आवारा सहेलियों के साथ घूमते रहती है। मैं चाची को आज इसके बारे में सारी बातें बताऊंगी। वो रिमझिम का पीछा करती है। रिमझिम एक पार्क में जाकर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। ये सब कुछ सुरभि देख लेती है और हैरान हो जाती है और सीधा उसके पास जाती है और रिमझिम को एक जोरदार चांटा मारती है। तुझे शर्म नहीं आ रही? चाची तुझे स्कूल इसलिए भेजती है क्योंकि वो तुझे काबिल बनते हुए देखना चाहती है, और तू है कि यहाँ अपनी आवारा सहेलियों के साथ सिगरेट फूंक रही है। गुस्से में रिमझिम भी सुरभि को खींचकर दो चांटे मारती है। 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देख, चुपचाप यहाँ से चली जा, और हाँ, माँ को कुछ मत बोलना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रोते रोते सुरभि वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी चाची को सारी बातें बताती है। कुछ समय बाद रिमझिम घर आती है। क्यों रे नालायक, क्या मैं तुझे स्कूल इसलिए भेज रही हूँ कि तू अपनी आवारा सहेलियों के साथ आवारागर्दी करती रहे? मुझसे झूठ बोलती है तू? इधर आ। वो रिमझिम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ, इस कलमुही की बात पर विश्वास मत कर। क्या आपको अपनी सगी बेटी पर यकीन नहीं? तो ठीक है, कल आप मेरे साथ स्कूल चलना और टीचर से पूछ लेना, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाची, ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आओ। अब आप कल स्कूल जरूर जाना। तभी सुरभि की चाची सुरभि को भी एक जोरदार थप्पड़ मारती है। कलमुही, तू मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भड़का रही है। पता नहीं मैं तेरी बातों में क्यों आ जाती हूँ। मैंने अपनी भोली भाली बेटी पर शक किया, उस पर हाथ उठाया। चली जा यहाँ से चुपचाप, नहीं तो मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। रोते रोते सुरभि वहाँ से चली जाती है। रिमझिम अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वो घर से पैसे चुरा कर अब जुआ खेलने लगी थी। एक दिन सुरभि काम पर जा रही थी, तभी उसे एक बेहोश लड़की दिखाई देती है। तभी उसके आसपास खड़े लोग उसका सामान उठाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की की मदद नहीं करता। सुरभि उस लड़की के पास जाती है। अरे, आप सब ये क्या कर रहे हो? इस लड़की की मदद करने की बजाय आप सब इसका सामान चुरा रहे हो। ए लड़की, भाषण देना बंद कर। तुझे इस लड़की की पड़ी है तो तू इसे डॉक्टर के पास ले जा। हमें तो इसका सामान लूटने की पड़ी है। अरे पागल औरत, ये फोन मैंने उठाया था, चुपचाप मुझे दे दे। चल झूठी, ये फोन पहले मैंने उठाया है, ये फोन मेरा हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने लगती है। तभी एक आदमी उनका फोन छीनकर भाग जाता है। हरामजादा कमीना, तू मेरा फोन उठाकर भाग रहा है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक जरा। वो दोनों औरतें उस आदमी के पीछे भागने लगती है।
कितना गिर गया है इंसान। इनके अंदर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। तभी सुरभि उस लड़की को अपनी साइकिल पर बैठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाती है और उस लड़की का इलाज करवाती है। सुरभि उस लड़की को चुपके से अपने घर लेकर आती है। इस लड़की के इलाज के लिए मुझे डॉक्टर की फीस भरनी है, लेकिन मेरे पर्स में जितने भी पैसे होंगे मैं इस लड़की को दे देती हूँ। सुरभि जाकर अपना पर्स चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में एक भी रुपया नहीं था। गुस्से में सुरभि रिमझिम के कमरे में जाती है। रिमझिम, सच सच बता, तूने मेरे पैसे चुराए हैं ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने क्या मुझे चोर समझ रखा है? मैंने तेरे पैसे नहीं लिए, चली जा यहाँ से चुपचाप। देख रिमझिम, मुझे सब पता है, मेरे पैसे तूने ही चुराए हैं। चुपचाप मेरे पैसे मुझे लौटा दे, मुझे किसी की मदद करनी है। प्यार से बोल रही हूँ, चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करूँगी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बिटिया, चिल्ला क्यों रही है? माँ देखना, ये लड़की चोरी का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। कह रही है कि मैंने इसके पैसे चुराए हैं। क्यों रे, मेरी बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही है? पहले तू मुझे ये बता कि तेरे पर्स में कितने पैसे थे और कहाँ से आए वो पैसे? चाची, मुझे तनख्वाह मिलती थी, उसमें से मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा लेती थी और उन पैसों को अपने पर्स में रखती थी। मुझे पता है चाची, वो सारे पैसे रिमझिम ने जुए और पार्टीज में उड़ा दिए हैं। ये सुनकर उसकी चाची उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाएगी? मेरी बेटी बहुत ईमानदार है, अगर इसके ऊपर दोबारा इल्जाम लगाया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ चाची, ये लड़की जुआरी है, साथ ही साथ शराबी भी है। ये आपको बेवकूफ बनाती है। अगर आपको मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी तो मत मानो। लेकिन हाँ, देख लेना चाची, एक दिन आप बहुत पछताओगी। सुरभि की ये बात सुनकर उसकी चाची उसे चाटे मारने लगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। आज से इस घर में मैं और मेरी बेटी ही रहेंगे। तू मेरी बेटी को पसंद भी नहीं करती, इसीलिए तू आज से इस घर के अंदर नहीं रहेगी। दफा हो जा यहाँ से। उसके बाद सुरभि हॉस्पिटल में उस लड़की के पास जाती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। आप ठीक तो हो ना? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। तभी वो लड़की एक परी में बदल जाती है। बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। क्या बात है बिटिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुरभि परी को वो सारी बातें बताती है। परी उसे अपने साथ अपने परीलोक लेकर जाती है और वहाँ पर एक छोटा सा तालाब प्रकट करती है। बिटिया, ये एक छोटा सा तालाब है, लेकिन जैसे ही तुम इसमें कूदोगी तुम बहुत ही छोटी हो जाओगी और इस तालाब के अंदर चली जाओगी। उसके बाद तुम्हें बहुत सारे लहंगे मिलेंगे। तुम उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। इससे तुम्हारे पैसों की चिंता भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद सुरभि तालाब के साथ पृथ्वी लोक पर वापस आ जाती है। वो तालाब के अंदर कूद जाती है और वहाँ से बहुत सारे लहंगे बाहर निकालती है। वो लहंगों को निकालकर अब बाजार में बेचने लगी थी। उसके बाद वो बहुत सारे पैसे कमाने लगी थी। सुरभि बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाती है। जब ये बात रिमझिम को पता चलती है तो वो रात को उसका जादुई लहंगों का तालाब चुरा कर भाग जाती है। अब मैं भी पैसे कमाऊंगी और खूब जुए खेलूंगी। मजा आएगा बहुत।
रिमझिम जादुई लहंगे के तालाब में कूद जाती है। तालाब के अंदर उसे बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई देते हैं। रिमझिम घबराती हुई वापस बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है। जादुई लहंगे का तालाब उड़कर सीधा सुरभि के पास चला जाता है। माँ, मुझे बचाओ माँ, मेरी रक्षा करो। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है। अरे बेटा, ये क्या हो गया? तू इतनी छोटी कैसे हो गई? रिमझिम अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। रिमझिम की माँ उसे लेकर सीधा सुरभि के पास जाती है। मेरी बिटिया, मेरी बेटी को ठीक कर दे बेटा, ठीक कर दे इसे। लेकिन चाची, इसकी हाइट इतनी छोटी कैसे हो गई? उसकी चाची सुरभि को वो सारी बातें बताती है। ये लालची लड़की है, इसने लालच में आकर इस तालाब का इस्तेमाल किया है। अब ये जिंदगी भर के लिए ऐसे ही रहेगी। नहीं दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, और प्लीज दीदी, मुझे ठीक कर दीजिए प्लीज। उसके बाद सुरभि जादुई लहंगे के तालाब से कहकर रिमझिम को ठीक कर देती है। उसके बाद वो लोग एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। चंदनपुर नाम के एक गांव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था, क्योंकि महेश शहर में एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है तो महेश तुरंत ही गांव में आता है, जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी।
चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और चंदा की भी कोमल की उम्र की ही एक लड़की थी जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी, तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था। वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी। फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम, कहिए आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ, आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गयी, तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे।
ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खुली थी तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यह देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे, तुम कैसे बोल सकते हो? चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा, हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती है और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।